जय हिंद विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ क्या होता है और इससे बनने वाले क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उसके आंसर कैसे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें चार्ज जो है फ्रिक्शन के कारण दो वस्तुओं को फ्रिक्शन किया जाएगा, यानी आपस में रगड़ा जाएगा। तो उसमें किसी एक वस्तु से कुछ पार्टिकल्स निकल जाते हैं और दूसरे पे संचित हो जाते हैं। और ऐसी प्रक्रिया होने में वस्तुओं में यदि अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण आता है तो उन वस्तुओं को आवेशित वस्तु कहते हैं, और उसमें जो गुण उत्पन्न होता है उसको आवेश बोलते हैं। तो जिन वस्तुओं में ऐसा होता है उसी को आवेशित वस्तु कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इस चाक को हम इस पर फ्रिक्शन कराएंगे और चाक के कुछ पार्टिकल्स जो है इस बोर्ड पर आ गए और इससे पार्टिकल्स निकल गए, इसमें पार्टिकल्स की कमी हो गई, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज, और इस पर संचित हो गया तो नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस वस्तु को हम आवेशित वस्तु कह सकते हैं, परंतु इसमें आकर्षण का गुण आना चाहिए, यानी हल्के वस्तुओं को ये जैसे कागज़ के छोटे टुकड़े हैं उसके पास ले जाया जाए तो ये छोटे पार्टिकल्स को आकर्षित करेगा, तब इसको हम चार्ज बॉडी कहेंगे, आवेशित वस्तु कहेंगे। अदरवाइज इसको आवेशित नहीं कर सकते। तो जिन वस्तुओं में ऐसा होता है, प्लास्टिक की पेन लीजिए या कांच का छड़ लीजिए, रेशम से रगड़िए या बाल में रगड़िए, यदि कुछ समय पश्चात कागज़ के छोटे टुकड़े के पास ले जाएंगे तो वह उसको आकर्षित करेगा, यानी उसमें आकर्षण का गुण आ रहा है, अर्थात वह कांच की छड़ या प्लास्टिक की पेन इलेक्ट्रिफाइड बॉडी कही जाएगी, क्योंकि वह हल्की वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, यानी आकर्षण का गुण उसमें आ जा रहा है। अब उसमें से जितने पार्टिकल्स निकल जाते हैं या उस पर संचित हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण एक से कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे दूसरे पे संचित होंगे, तो जिससे निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जिस पे संचित होते हैं उस पर निगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से आवेश की उत्पत्ति होती है और आवेश को दो वर्गों में बांटा गया है। पॉजिटिव चार्ज, आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये दो आवेश होते हैं। जब आवेश की खोज हो गई, आवेश के बारे में कूलॉम ने बताया था, उसी के नाम पे आवेश का मात्रक कूलॉम रखा गया। कूलॉम जो है आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। अब सवाल ये बनता है कि जब कोई आवेश कहीं पर रखा होता है तो उसके चारों तरफ के जो क्षेत्र होता है उसको वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ये पढ़ना हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। इसके बाद जो है चार्ज जान लिए। उससे पहले कूलॉम ने ही बताया कि यदि दो आवेश एक दूसरे के क्षेत्र में हों तो दोनों के बीच फोर्स काम करता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया कि जब हम किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी में आकर्षण का गुण होता है। बिल्कुल उसी तरह से कूलॉम ने भी इस विषय में सोचा कि दो आवेश एक दूसरे के क्षेत्र में होते हैं तो एक आवेश दूसरे पे बल आरोपित करता है। उस बल को आकर्षण वैद्युत बल कहते हैं, और यह बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। इसके अलावा इस वैद्युत बल को कूलॉम ने नियम दिया, यानी कूलॉम के नाम पर ही इसको कूलॉम फोर्स भी कहते हैं। तो अब सवाल बनता है कि दो आवेशों के बीच बल काम कितना करता है, यानी बल का
परिमाण कितना होता है उसको जानना है। तो देखिए इसमें हुआ क्या, एक चार्ज ले लिया गया, ठीक है, एक चार्ज और ले लेते हैं, दो चार्ज ले लिया गया, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब दो चार्ज एक दूसरे कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच की दूरी भी कुछ होगी, इसको मान लिया आर है। तो कूलाम के अनुसार जो अभी बताया गया कि दो आवेश एक दूसरे के फील्ड में हो, यानी एक दूसरे के क्षेत्र में हो, तो यह आवेश इस पर और ये आवेश इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो दोनों पे चार्ज का नेचर समान है, इस पर Q1 चार्ज मान लेते हैं और इसको Q2 चार्ज मान लेते हैं। ये अब ये दोनों चार्ज जो Q1 Q2 है, इनके बीच फोर्स काम करता है। अब ये फोर्स कैसा हो सकता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण होगा तो इधर दिखाया जाएगा, और प्रतिकर्षण होगा तो इधर दिखाया जाएगा। एक दूसरे को दोनों रिपल करते हो या एक दूसरे को दोनों अट्रैक्ट करते हो। तो सवाल ये बनता है कि ये दोनों आवेश एक दूसरे पर कितना फोर्स काम लगाते हैं, यानी यह इसको किस बल से खींचेगा या किस बल से इसको धक्का देगा, या यह आवेश Q2 इसको Q1 को किस बल से अपने तरफ खींचेगा या धक्का देगा। खींचने का मतलब आकर्षण हो गया, अट्रैक्शन फोर्स, धक्का देने का मतलब रिपल्सिंग फोर्स हो गया। तो इनके बीच कार्यरत बल कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम अध्ययन के अनुसार ये हुआ कि दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा, चूंकि फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी दोनों चार्ज Q1 Q2 है, दोनों को गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल आएगा उसके समानुपाती होता है। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यानी दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी r है, इसका वर्ग करेंगे तो r² होगा, और उसके व्युत्क्रम यानी 1/r² के समानुपाती होता है। ये दो बातें कही हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लें, इसको 2 कर लें, दोनों इक्वेशन को मिला दिया जाए तो मिलाने के पश्चात जो प्राप्त होगा 1/f इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा r²। ये ध्यान रखना होगा, स्टेटमेंट 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड फॉर्म में कूलाम्स लॉ बोलते हैं। अगर आपको इसको लिखना होगा, इसको कैसे लिखेंगे, यह क्या है, दोनों आवेशों को के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। तो हम लिखेंगे दो आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट है, ये कूलाम लॉ है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है, Q इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब देखो, दो आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो ये हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। होता है।
तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाया जाएगा तो ये होगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल है, इसको हटाएंगे तो ये लिख दें Q1 Q2/r²। यहाँ ए क्या है, ए समानुपाती नियतांक है, वेयर ए इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ए समानुपाती नियतांक है। ए का मान क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन0। यहाँ रख दिया जाए तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन0 Q1 Q2/r²। ये चूंकि बल का मात्रा न्यूटन होता है, यहाँ न्यूटन लिख दिया जाएगा। यहाँ एप्सिलॉन0 का है, ए इक्वल 1/4 एप्सिलॉन0 होता है। एप्सिलॉन0 क्या होता है, ये निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। यदि यानी दोनों आवेश कहाँ स्थित हैं, एक ऐसे माध्यम में स्थित हैं जिसका परावैद्युत नियतांक 1 होता है। परावैद्युत नियतांक के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वायु और निर्वात में के का मान 1 होता है। अब के क्या है, परावैद्युत नियतांक है, ये कैपिटल के होता है। अब देखिए यहाँ पे जो 1/4 एप्सिलॉन0 है, अब यहाँ एप्सिलॉन0 की जगह ये दोनों आवेश के बीच में, यानी दोनों आवेश ऐसे माध्यम में स्थित हों जिसका परावैद्युत नियतांक के से अधिक यानी 1 से अधिक हो, या ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युत नियतांक के हो। तो जब के हो जाएगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन0 की जगह एप्सिलॉन0 के हो जाएगा। तब फोर्स कितना काम करेगा, तो वह फोर्स एफ डैश मान लीजिए, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन0 के होगा यहाँ पे r²। देखिए एप्सिलॉन0 के को हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं। एप्सिलॉन0 के को एप्सिलॉन कह सकते हैं। ये निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, के जो है परावैद्युत नियतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जहाँ के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब इसके जगह एप्सिलॉन लिखेंगे तो यहाँ इसको लिख सकते हैं एफ डैश इक्वल 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। यह एफ डैश होगा। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे एप्सिलॉन ये गुणा में इधर का भाग हो जाएगा, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0 इज इक्वल टू के। एप्सिलॉन इक्वल अपॉन एप्सिलॉन0 इक्वल के, यहाँ पर परावैद्युत नियतांक को डिफाइन कर सकते हैं। ये जो है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन जो है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन0 निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। तो माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युत नियतांक होता है या कहलाता है। परावैद्युत नियतांक कैपिटल के से रिलेट करते हैं। ध्यान रखना होगा वायु अथवा निर्वात के लिए लिखा गया के इक्वल 1 एयर। वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। अब इसमें इसका जो वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन, ए को 1/4 एप्सिलॉन0 डिसाइड किया गया। अब इसमें 1/4 एप्सिलॉन0 का जो वैल्यू होता है वह होता है 9.0 × 10⁻⁹ इतना होगा। अब इसका मात्रक क्या लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो ए लिखा गया है, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये भाग में r² गुणा हो जाएगा। तो ए इक्वल हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा f × r²।
अपन Q1 Q2, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसका जब मात्रा लिखना होगा इसी ए को लिखे 1/4 इसका जब मान है 9 × 10⁹, ये वैल्यू होता है। अब इसका यूनिट लिखा जाए तो यहाँ फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और यहाँ आर है, आर जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, इसका यूनिट जो है मीटर होगा, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। ये चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, इसका भी कूलाम होगा, कूलाम स्क्वायर, तो ये इसका वैल्यू होगा। इसी से एप्सिलॉन नॉट का मान भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको जैसे ये इधर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो यहाँ हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई, 1/4 पाई, पाई का मान रखेंगे 3.14 इंटू ये इधर मल्टीप्लाई में फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और इसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 10⁹। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 8.85 × 10⁻12, और यहाँ पे है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये कूलाम्स लॉ है, ये कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट है, और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे ध्यान रखिए, दो आवेश हैं, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगता है, तो दोनों जितने आवेश दिए रहेंगे उनका गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे, प्राप्त गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा, और बीच की दूरी के वर्ग से भाग कर देंगे आवेश के गुणनफल में, तो फोर्स निकल जाएगा। लेकिन इसमें यह फोर्स आवेशों के साथ साथ दूरी, और दूरी के साथ साथ इनके बीच जो है माध्यम जो होता है उस पर डिपेंड करता है। माध्यम जो परावैद्युत माध्यम होता है, अर्थात इसके बीच जो भी माध्यम हो, जैसे Q1 Q2 दोनों कांच में हो, दोनों किसी द्रव में हो, ठीक है, या दोनों के बीच जो है कागज रखा गया है आवेशों के बीच, तो इनके बीच जो फोर्स काम करता है वह परावैद्युत माध्यम रखने की वजह से वह चेंज होता जाता है। तो केवल आवेश और बीच की दूरी पर ही डिपेंड नहीं करता है, माध्यम के परावैद्युत माध्यम पे डिपेंड करता है, अर्थात इन दोनों आवेशों के बीच जो पदार्थ रखा गया है उन पदार्थ पे भी डिपेंड करता है। अब ये नियम जानने के बाद इस नियम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आता है बोर्ड एग्जाम में और एंट्रेंस एग्जाम में भी। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस नियम को बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ये सारी बातें याद होनी चाहिए। ये ध्यान रहे कि हमको फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो ये दोनों चार्ज चाहिए और बीच की दूरी चाहिए, ठीक है, और चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है कि फोर्स का नेचर क्या होगा। फोर्स का नेचर या तो अट्रैक्शन करेगा दोनों चार्ज, यानी फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। अट्रैक्टिव कब होगा? जब विपरीत आवेश होगा, और रिपल्सिव कब होगा? जब समान चार्ज होगा, यानी अपोजिट चार्ज होगा। यानी इसको ऐसे समझ लें, अपोजिट का मतलब कि एक प्लस और एक माइनस हो जाए, तब इसमें जो है दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। दोनों समान होने का मतलब कि दोनों पॉजिटिव चार्ज या दोनों नेगेटिव चार्ज, इनके बीच क्या होगा? रिपल्सिंग फोर्स होगा। बोथ चार्ज आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होगा तो रिपल्सिंग फोर्स काम करेगा, ठीक है। बल जो है सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होती है, इसकी दिशा किधर से किधर होगी? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। अब बल सदिश राशि है तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है ये हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ
कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप क्या होता है और इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, यानी संख्यात्मक प्रश्न कैसे आते हैं, इसको अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।